नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DND क्लासेस राजस्थान में। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं संपूर्ण राजस्थान जी के बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट वाइज राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान। तो जालोर के जो चौहान है, तो सबसे पहले हम जालोर के जो चौहान है उनका सारा इतिहास पढ़ेंगे। तो जो जालोर होता है इसका प्राचीन नाम क्या होता है? जाबालीपुर। अब ये जाबालीपुर है, तो ये जाबालीपुर नाम क्यों पड़ता है? तो यहाँ पर जाबाल ऋषि की तपोभूमि कहलाती है क्या? जालोर, इसलिए इसे जाबालीपुर कहा गया। एक तो ये फैक्ट है, और एक दूसरा फैक्ट है कि यहाँ पर जाल वृक्ष, जाल के जो पेड़ होते हैं उन जाल वृक्षों की अधिकता पाई जाती थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? जाबालीपुर। सुवर्णगिरी या सोनगिरी पहाड़ी पर जालोर दुर्ग स्थित होने के कारण यहाँ के चौहान शासक क्या कहलाए? सोनगरा चौहान कहलाए। कि जो पहाड़ी है जिस पर जो जालोर का दुर्ग स्थित है, वो उस पहाड़ी का क्या नाम है? उस पहाड़ी का नाम है सुवर्णगिरी या सोनगिरी। तो सोनगिरी या सुवर्णगिरी पहाड़ी पर जालोर के दुर्ग के स्थित होने के कारण यहाँ के जो चौहान शासक थे वो क्या कहलाए? सोनगरा चौहान। अब बात करें जो सोनगरा चौहान या जालोर की जो चौहान शासक है उनका संस्थापक कौन था? यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो संस्थापक थे कीर्तिपाल चौहान। कौन? कीर्तिपाल चौहान, जिसे मूणोत्नैणसी क्या कहते हैं? कित्तू एक महान शासक। तो कब की? 1181 ईस्वी में। ठीक है, अब कीर्तिपाल जो चौहान है उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या है? तो उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसने चौहानों की जो सोनगरा शाखा है इसकी स्थापना की, यानी जो स्वर्णगिरी का जो किला है, यहाँ पर जो चौहान वंश की जो स्थापना की तो वो किसने की? कीर्तिपाल चौहान ने की। कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित किया। ये वही सामंत सिंह है जो पराजित होकर दक्षिण में चला जाता है, तथा इसका जो छोटा भाई होता है कुमार सिंह, वो वापस से मेवाड़ को अपने अधीन करता है। ठीक है, मूणोत्नैणसी से कित्तू एक महान शासक कहता है। तो मूणोत्नैणसी जो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, उसने इसे क्या कहा? कित्तू एक महान शासक। और जो सुंडा अभिलेख है, इस सुंडा अभिलेख जो जालोर में स्थित है, इसमें कीर्तिपाल को क्या कहा गया है? तो इसे कीर्तिपाल को कहा गया है राजेश्वर। अब इनके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक है, महत्वपूर्ण क्या, जो इनके बाद में जो शासन संभालता है वो है समर सिंह। इनका कार्यकाल क्या है? 1182 से 1305। यानी जो कीर्तिपाल चौहान था 1181 में स्थापना करता है और वो लगभग 1 साल रहता है, और 1182 में कौन शासक बन जाता है? तो समर सिंह बन जाता है। तो समर सिंह का शासनकाल है 1182 से 1305। ये समर सिंह के समय की महत्वपूर्ण बात क्या है? तो समर सिंह जो अपनी पुत्री लीला देवी होती है, इसकी शादी किससे करता है? चालुक्य भीम द्वितीय से। तो चालुक्य भीम द्वितीय, इसका वर्णन हमने किया था पृथ्वीराज चौहान के समय, कि पृथ्वीराज चौहान के समय ये गुजरात का शासक होता है, दोनों के मध्य युद्ध होता है और बाद में संधि हो जाती है। इसके बाद में इसके समय की और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। इसके बाद में जो शासक आता है वो आता है उदय सिंह। जो उदय सिंह होता है ये अच्छा खासा और प्रतापी शासक था। दशरथ शर्मा ने तो यहाँ तक कहा है कि संभवतः उत्तरी भारत का सबसे मजबूत या शक्तिशाली जो राज्य था वो कौन सा था? जालोर, इनके समय। तो उदय सिंह ने इल्तुतमिश का सफलतापूर्वक सामना किया। तो जो दिल्ली के शासक होते हैं अमीर इल्तुतमिश, वो कहाँ पर आक्रमण करते हैं? जालोर, लेकिन उनका सफलतापूर्वक सामना करता है और वो जीत नहीं पाते। इसके बाद में इन्होंने गुजरात का एक शासक होता है लवण प्रसाद, उसको पराजित करते हैं। कौन? उदय सिंह। अब पंडित दशरथ शर्मा इनके बारे में क्या कहते हैं? तो पंडित दशरथ शर्मा कहते हैं कि उदय सिंह की मृत्यु के समय जालोर उत्तर भारत का संभवतः सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। कि जो उदय सिंह थी तो उसके समय को ही जालोर का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, और इसके समय जो जालोर है वो उत्तर भारत का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इसके बाद में एक शासक आते हैं चाचिक देव। इनका जो कार्यकाल है 1257 से 1282, और इनके बाद में आते हैं सामंत सिंह 1282 से 1305।
ये जो शासक थे इनका काल सामान्य रहा, तो इनके बारे में कोई महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। इसके बाद भी हम पढ़ेंगे जो जालोर के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी घटना या फैक्ट माना जाता है। तो इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण शासक कानड़देव चौहान का अध्ययन करेंगे। कानड़देव चौहान, तो इनका जो कार्यकाल है 1305 से जो 1311, लेकिन इन्होंने शासन 1299 में ही संभाल लिया था, क्योंकि जो इनके पिता थे समन सिंह, उन्होंने इनको सौंप दिया था। लेकिन इनका कार्यकाल माना जाता है 1305 से 1311। अब इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या है, तो 1298 में जो अलाउद्दीन होता है जिसकी सेना गुजरात पर आक्रमण करती है तथा सोमनाथ का जो मंदिर होता है उसको लूटती है, और वहाँ जो शिवलिंग होता है, सोमनाथ का जो मंदिर है वो किसका मंदिर है, तो शिव जी का मंदिर है। तो शिव जी के मंदिर के शिवलिंग को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, और जो टुकड़े होते हैं उनको लेकर अपने साथ जाते हैं। तो अब ये बात कि वो शिवलिंग की जो टुकड़े हैं तो उनका क्या करते हैं, तो वो मुस्लिम धर्म के थे, और उनके धर्म में कुछ ऐसा है कि वो उनका जो शिवलिंग के टुकड़े थे उनको कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे देते, इसको वो ऐसे प्रोत्साहन के रूप में मानते थे। इस प्रकार की जो क्रियाएं करते थे वो। तो जो शिवलिंग के टुकड़े होते हैं इनको लेकर अलाउद्दीन की सेना जाती है। तो अब जब वो आते हैं, कौन, अलाउद्दीन की सेना, तो आते समय हो जाती है उदयपुर होकर, यानी चित्तौड़ होकर। तो चित्तौड़ में जो समर सिंह होता है इस समय चित्तौड़ में कौन होता है, समर सिंह, वो यहाँ खिराजिया कर वसूलता है, किससे, अलाउद्दीन की सेना से। तो आते वो इधर होके हैं, मतलब इधर से, और जाते समय वो इधर जालोर होके जाते हैं। तो जालोर में वो यहाँ पर ठहरे हुए होते हैं, मतलब पड़ा होता है उनका। तो जब कानड़ देव जो एक हिंदू राजा था, वो एक कट्टर हिंदू था, वो क्या करता है, जो अपनी सेना होती है, जो उसका मंत्री होता है जेता देवड़ा, और अपने पुत्र वीरम देव को भेजता है, और यहाँ पर इन पे आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करके जो शिवलिंग के टुकड़े होते हैं 5, उन 5 टुकड़ों को ले जाते हैं, और उन 5 टुकड़ों को अलग अलग 5 गाँव में स्थापित करवाते हैं, और इन 5 गाँव में स्थापित करवा के वो शिवलिंग का सम्मान रखते हैं। ये किस्सा है कानड़देव चौहान का। तो 1298 में अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया और सोमनाथ को लूटा और शिवलिंग के टुकड़े कर दिए। वापसी के दौरान जालोर की सेना ने इस पर आक्रमण किया, शिवलिंग के 5 टुकड़ों को 5 अलग अलग गांव में स्थापित करवाया। अब बात आती है 1305 में। तो 1305 में अलाउद्दीन के जो सेनापति होते हैं, कौन, ऐन उल मुल्क मुल्तानी, कितना बड़ा नाम है, ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने जालोर पर आक्रमण किया, और जालोर पर आक्रमण करके वो घेरा डाले रहता है, और घेरा डाले रहने पर उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। तो वो क्या करता है कि बाद में संधि का वादा करता है कि आपके साथ सम्मानजनक हो गया, आपको और भी राज्य दे दिए जाएंगे, आप दिल्ली दरबार में चलो। लेकिन वहां जाते हैं तो वही शिवाजी वाली घटना होती है, उनको अपमानित किया जाता है और कानड़देव वहां से वापस लौट आते हैं। तो बाद में सम्मानजनक, यानी जो ऐन उल मुल्क मुल्तानी होता है, वो सम्मानजनक संधि का वादा करता है और दिल्ली ले जाता है, लेकिन अपमान होने के कारण कानड़देव वापस लौट आता है। 1308 में अलाउद्दीन सिवाना पर आक्रमण करता है। अब कानड़देव वापस लौट आता है, तो क्या होता है कि जो अलाउद्दीन है वो सिवाना पर आक्रमण करता है, और सिवाना जो किला है वो हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया, तो वीर नारायण पंवार ने जो सिवाना किला है उसका निर्माण करवाया था। तो सिवाना किला किस पहाड़ी पर स्थित है, तो हल्देश्वर की पहाड़ी पर। इसका निर्माण किसने करवाया, तो वीर नारायण पंवार ने करवाया। सिवाना दुर्ग में उस समय कौन होते हैं जब अलाउद्दीन आक्रमण करता है, तो शीतल देव और सोम होते हैं। जो कौन होते हैं, जो कानड़देव होते हैं, कानड़देव चौहान, उन्हीं के भतीजे होते हैं। तो वो कहाँ पर होते हैं, सिवाना में। तो कमालुद्दीन गर्ग के नेतृत्व में सिवाना को घेर लिया जाता है, और शीतल देव और सोम सामना करते हुए मारे जाते हैं या केसरिया करते हैं, और इस प्रकार जो सिवाना है वहाँ का पहला शाखा संपन्न होता है। तो सिवाना दुर्ग में शीतल देव और सोम ने सामना किया। 2 जुलाई 1308 को कमालुद्दीन गर्ग के नेतृत्व में किला घेर लिया गया, और 10 नवंबर 1308 को जीत लिया गया, और यहाँ पर सिवाना का पहला शाखा संपन्न होता है। अब इसमें विश्वासघाती कौन था, तो इसमें क्या है कि जो किला था, कौन सा, सिवाना का किला, ये भी एक तरीके से अजय किला माना जाता है, लेकिन
इसमें एक भावला नामक व्यक्ति होता है। कौन? भावला। तो ये भावला क्या करता है कि यहाँ पर जो सिवाना का किला है, इसमें जो किले में एक तालाब है, उसका नाम है भांडेलाव तालाब। तो भांडेलाव तालाब होता है यही एकमात्र स्रोत था जिससे जो सारा किले में पानी की आपूर्ति होती थी, अब पीने के लिए पेयजल उपलब्ध होता था। तो ये जो भांडेलाव तालाब होता है, इसमें ये भावला क्या करता है कि गाय का रक्त मिला देता है। गाय का रक्त मिलाना यानी हिंदुओं के लिए अशुद्ध कर देना, और अशुद्ध होने के कारण आखिर में किले के गेट खोलते हैं और एक युद्ध होता है, और उसमें सामना करते हुए शीतलदेव और सोम की मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार जो सिवाना है उसका पहला शाखा संपन्न होता है। अब बात करें कि 1311 में अब जो सिवाना का शाखा हो गया, तो सिवाना होते हुए जालोर आता है। कौन? अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन 1311 में आता है और कमालुद्दीन गर्ग के नेतृत्व में किला घेर लिया जाता है। वैसे आता खुद अलाउद्दीन है, लेकिन जो सेनापति होता है वो कौन होता है? कमालुद्दीन गर्ग होता है। तो जो जालोर का किला था, इसमें दैया बीका विश्वासघाती कौन होता है? तो दैया बीका नाम का एक व्यक्ति होता है, ये विश्वासघाती निकलता है और इसकी पत्नी इसे मार देती। अब देखो, ऐसा कहा जाता है कि भारत में हर घर में देश के लिए मरने वाला एक व्यक्ति होता है, लेकिन उसी घर के एक घर को छोड़ के दूसरे घर में देश को बेचने वाला एक गद्दार भी होता है। लेकिन यहाँ तो दोनों व्यक्ति ही एक ही घर के छत के नीचे मिल गए। जो दैया बिका होता है, ये क्या करता है? विश्वासघात करता है या अलाउद्दीन से मिल जाता है, और क्या करता है कि किले के जो गुप्त रास्ते होते हैं उनका पता अलाउद्दीन को बता देता है। अब यह आके कहता है कि अपनी पत्नी से कि मैं तेरे को अब रानी बनाऊंगा। तो वो कहती है, अरे कैसे, क्यों मजाक कर रहे हो, कैसे रानी बनाओगे? तो वो कहता है कि मैंने ऐसे ऐसे अलाउद्दीन से बातचीत की है, तो मैंने उनको गुप्त रास्ते बता दिए। वो अब शीतलदेव जो हमारे कन्नड़ देव चौहान है उनको मार देंगे और मैं अगला शासक बनूंगा। तो उसकी पत्नी जो इतनी देशभक्ति की, उसने ऐसा कहा दयाबिका ने, और साथ ही तलवार निकाली और इसकी गर्दन उड़ा दी। तो इतनी खतरनाक खतरनाक वीरांगनाएं हमारे राजस्थान में हुई है। अब क्या होता है कि इसमें वीर जो कानड़ देव होते हैं वह उनका पुत्र वीरमदेव चौहान होते हैं। ये दोनों नेतृत्व करते हैं सेना को, और केसरिया होता है। और जो कानड़ देव की पत्नी थी जेतल देवी, तो इनके नेतृत्व में क्या होता है? जोहर होता है, और जालोर का प्रथम शाखा होता है जो संपन्न होता है। अलाउद्दीन जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर देता है और अलाई मस्जिद का निर्माण करवाता है। इस प्रकार जालोर का प्रथम शाखा संपन्न होता है, अलाउद्दीन जीत जाता है। अब बात आती है कि फिरोजा यमुना में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब बात करें तो फिरोजा कौन थी? तो ये अलाउद्दीन की पुत्री थी जो वीरमदेव से प्रेम करती थी। तो एक घटनाक्रम मैं बताता हूँ कि जब ऐन उल मुल्क मुल्तानी के साथ जब वीरमदेव और कानड़ देव दोनों जाते हैं कहाँ पर? दिल्ली दरबार। जब दिल्ली दरबार में जाते हैं तो कानड़ देव का अपमान किया जाता है, तो इससे अपमानित होकर वो जो कानड़ देव है वो वहाँ से आ जाते हैं। अब वो वहाँ से आने के कारण क्या बताए? तो वो बताते हैं कि मैं जाके राज्य संभालूंगा, वीरमदेव है जो आपके यहाँ रुक रहा है। अब जो वीरमदेव होता है, वीरमदेव चौहान, वो वहाँ रुकता है और वो वहाँ रहता है। तो वहाँ रहता है तो क्या होता है कि जो वीरमदेव था ये अच्छा खासा सुंदर था, और लंबे लंबे बाल, बाहुबली की तरह शरीर था, 6 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा, और ये सिक्स पैक वगैरह कटवट दिख रहे थे। तो वो जो फिरोजा होती है, अलाउद्दीन की पुत्री होती है, वो इस पे फिदा हो जाती है तथा इसको प्रेम करने लगती है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो मन ही मन प्रेम करने लगती है। तो वो बाद में अपनी माँ को कहती है कि माँ मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। अब अलाउद्दीन था जो कट्टर मुस्लिम था, लेकिन कट्टर मुस्लिम होते हुए भी वो अपनी पुत्री के कारण कहता है कि चलो ठीक है मैं बातचीत करता हूँ। तो वीरमदेव से बात करता है। अब वीरमदेव उनके सामने तो मना कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि दिल्ली के इतने बड़े सम्राट है और अलाउद्दीन जैसा सेनापति जिसने मंगोलों तक को नहीं छोड़ा, वो उससे कौन मना कर सके। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि हम घर वालों से पूछ के सब काम करते हैं, तो पहले मैं जालोर जाता हूँ फिर आपको बातचीत बताता हूँ। तो ये बात है लगभग 1305-6 की। तो इस समय जो वीरमदेव यहाँ से चला जाता है, तो वीरमदेव वहाँ जाने के बाद में रहने लगता है आराम से। अब 1-2 साल बीत जाते हैं,
1306-7 का समय आ जाता है। तब अलाउद्दीन एक संदेशवाहक भेजता है कि क्या हुआ, अभी तक बातचीत ही नहीं हुई क्या। तो वो संदेशवाहक जाता है और वहाँ जाके कानड़ देव से बातचीत करता है। तो कानड़ देव वीरम देव को बुलाता है और पूछता है कि बेटा ये क्या मैटर है। तो वो बोलता है वीरम देव की कुछ नहीं, कि उसने वो मन ही मन प्रेम करती है। तो कहते तू बता, जो कट्टर हिंदू शासक था कौन, कानड़ देव, लेकिन फिर भी ये अपने पुत्र प्रेम के कारण मान जाता है और कहता है कि बेटा तू क्या चाहता है। तो वो कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो इसका एक दोहा भी प्रचलित है कि मामा लाजे भाटियारा कुल्लाजे चौहान, ना पर तुर्कणी चाहे आथुन उगिए भाण। तो वो कहता है कि मैं तुर्कणी नहीं पढ़ूंगा, चाहिए पश्चिम में उगने लग जाए कौन, सूर्य। इस प्रकार वो कहते हैं कि ठीक है हम थोड़े दिन रुको फिर बताते हैं। तो फिर वो चला जाता है। फिर 1307-8 का समय आ जाता है। फिर वो मना कर देते हैं। तो फिर अलाउद्दीन आता है। तो पहले सिवाना को जीतता है। तो जालोर की कुंजी कहा जाता है किसको, सिवाना दुर्ग को, यानी जिसने सिवाना को जीत लिया वो जालोर को भी जीत लेगा। तो पहले वो सिवाना आता है, सिवाना को हराता है, उसके बाद में जालोर को हराता है। तो इस प्रकार जो फिरोजा होती है। तो युद्ध में आदेश थे कि वीरम देव को जिंदा पकड़ा जाए और फिरोजा के लिए लाया जाए। तो फिरोजा होती है वो भी अपनी धाई होती है कौन, गुलबीज, इसको भेजती है युद्ध में कि आप उसको लेके आना। लेकिन वीरम देव जो होता है पहले तो लड़ता रहता है। जब ये फिक्स हो जाता है कि हम हार रहे हैं तो वो किसको अपने आप आत्महत्या कर लेता है। तो ये आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है। तो गुलबीज जाती है और फिरोजा को बताती है। तो फिरोजा भी यमुना में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार ये फिरोजा वाली किस्सा है जो यह घटनाएं संपन्न होती है। तो इसके बाद में फिरोजा यमुना में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। फिरोजा कौन होती है, अलाउद्दीन की पुत्री होती है जो वीरम देव से प्रेम करती है। वीरम देव कौन होता है, कन्नड़ देव चौहान का पुत्र होता है। फिरोजा की धाई माँ थी वो कौन थी, गुलबिहिस थी, जिसको वो युद्ध में भेजती है। अब जो ये जालोर के जो सभी शासक हैं या इनके बारे में जो जानकारी मिलती है तो वो कौन कौन से ग्रंथों या शिलालेखों से मिलती है। तो ये जो पद्मनाभ है इसकी कान्नाड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनग्रारी बात जो रचनाएं हैं इनसे जालोर के चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। और इनके अलावा नैनसिरी ख्यात जो मूणोत नैनसी की है, खजाइन उल फतूह जो अमीर खुसरो की है, और इसके बाद में तारीख ए फरिश्ता जो किसकी है, फरिश्ता की है। कौन, तारीख ए फरिश्ता किसकी है, फरिश्ता की। तो इस प्रकार जो जालोर है, इस जो जालोर का चौहान वंश होता है इसमें जालोर का प्रथम शाखा होता है। और यहाँ जो कानड़ देव होते हैं ये सभी वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और सभी साथियों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करें जिससे सभी को इसका निःशुल्क क्लासों का फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।